हेलो बच्चों। तो चलिए, अब हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टोशियोमेट्री। ये स्टोशियोमेट्री क्या होता है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैसे हम मास मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस और वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस के क्वेश्चंस करते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है मैंने, H2O2 गिव्स H2O। तो हमने क्लास 10th में बैलेंसिंग सीखी थी क्या? अगर मैं बैलेंसिंग मुझे याद है, तो देखो यहाँ पे टू हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पे भी टू एटम्स हैं। चलो ये तो बैलेंस था, अभी के लिए इस टू को भूल जाओ फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है ना। मैं बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। अभी के लिए हम इसको भूल जाते हैं कि हमने कुछ किया है। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम है? एक। यहाँ कितने हैं? दो। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे टू लिख दूँ, राइट। अब जैसे ही मैंने यहाँ टू लिखा, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? फोर। तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? टू, ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस। इसी नंबर को क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, यही होती है स्टोशियोमेट्री। तो किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 2 मोल्स H2 के रिएक्ट कर रहे हैं। जब कुछ नहीं है ना तो वन मानते हैं, कोई नंबर नहीं है मतलब वन है। 1 मोल O2 के साथ, क्या बोला मैंने? 2 मोल्स H2 के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल O2 के साथ, ताकि H2 के कितने मोल्स बने? टू। देखो स्टोशियोमेट्री टू है ना, इसलिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सुनो। ये मॉलिक्यूल है ना बेटा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na। तो 2 मोल्स में कितने हुए? 2 Na मॉलिक्यूल्स H2 के रिएक्ट कर रहे हैं। O2 के एक मोल में उसके कितने मॉलिक्यूल हुए? Na मॉलिक्यूल्स के साथ। तो 2 Na मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि 2 मोल्स बने। 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल हो गए इसके? 2 Na मॉलिक्यूल्स। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर देखो, 2 मॉलिक्यूल्स इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने। इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसको गेल लूसाक्स लॉ अपन ने पढ़ा था ना, कि वॉल्यूम का अपन डायरेक्ट कर सकते हैं चीजें। तो जैसे टू वॉल्यूम, मैम टू वॉल्यूम का मतलब बेटा कुछ भी ले लो, 2 लीटर, 2 ml, 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मैंने इसको लीटर में लिया, तो ये भी लीटर में होना चाहिए, ये भी लीटर में होना चाहिए। अगर ये मीटर क्यूब में है, ये भी मीटर क्यूब में होना चाहिए, ये भी मीटर क्यूब में होना चाहिए। तो जो इसका लोगे आप यूनिट, वो इसका और इसका दोनों का होगा। ठीक है, बस यूनिट सेम रखना। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसकी 2 वॉल्यूम इसकी 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करती है, ताकि इसकी 2 वॉल्यूम बने। क्या ये बात क्लियर है? इसके अलावा हम प्रेशर के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। इसका 2 ATM इसके 1 ATM के साथ रिएक्ट करता है, ताकि इसका 2 ATM बने। बस प्रेशर के टर्म्स में जब हम बात करते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि सब चीजें कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे हो। मतलब जो टेम्परेचर और वॉल्यूम H2 और O2 का है, वही सेम H2O का भी होना चाहिए। ऐसे ही जब मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, तो मुझे मेक श्योर करना है कि हर बंदा यहाँ पे सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे ही बैठा हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें। 2 मोल्स किसके? H2 के। H2 के एक मोल का मास कितना होता है? 2। तो 2 मोल्स का मास कितना हुआ? 4। इसके 4 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि O2 एक मोल इसके साथ भी रिएक्ट करे। एक मोल O2 मतलब 32 ग्राम। तो 4 ग्राम H2 का 32 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ताकि पानी के 2 मोल्स बने। पानी के 2 मोल्स का मतलब कितना हुआ? एक मोल का मतलब कितना होता है? 18 ग्राम। तो 2 मोल्स का कितना हुआ? 36 ग्राम। तो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, यहाँ पे मैंने आपको 6 इंटरप्रिटेशंस इसके बताए हैं। अगर आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझ पा रहे हैं, तो देखो, मैंने स्टोशियोमेट्री जो है उसको डायरेक्ट मोल्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, प्रेशर में लिख दिया था, पर मास में नहीं लिखा। मतलब मास को आप ऐसे स्टोशियोमेट्री से डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, चला सकते। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्वेश्चंस में भी यूज करके बताऊंगी आपको कि मास को कैसे नहीं कर सकते। पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करना होता है, फिर रिएक्शन चलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे सबसे पहला है हमारे पास मास मास एनालिसिस। क्या लिखा है उसको छोड़ दो, वो आप अपने नोट्स में लिख लेना, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या लिखा है। जैसे मान लो कि मैंने एक रिएक्शन ली, ये यहाँ पे ये जो स्मॉल लेटर्स है ना, ये स्टोइशियोमेट्री है। और ये कैपिटल ए और बी रिएक्टेंट्स है, कैपिटल सी प्रोडक्ट। अभी मुझे क्या बोला है कि ए का मास डब्ल्यू ए दिया है, ठीक है, और बोल रहा है कि एम ए और एम सी मोलर मास है ए और सी के रिस्पेक्टिवली। और आपसे बोल रहा है डब्ल्यू सी जो है वो सी का जो मास बना है वो है। तो कैसे निकालेंगे हम डब्ल्यू सी की वैल्यू? देखो, जो पता है कंफ्यूजन हो रहा होगा, ध्यान से देखो। जो ए का मास है वो लिखा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना। ए का मास लिखा, मैंने बोला था ना मास को मास से नहीं चला सकते, मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? ए के गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास डब्ल्यू ए है, मोलर मास कितना है ए का? एम ए दे रखा है। मोल्स आ गए, किसके मोल्स है ये? ए के। अब मुझे सी के मोल्स निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं? सुनो बहुत ध्यान से, स्क्रीन पे देखना एकदम, पूरा कंसंट्रेशन यही होना चाहिए। ये जो मेरे मोल्स हैं, मैंने डायरेक्ट मोल्स लिखे, ठीक है, डायरेक्ट डब्ल्यू ए बाय एम ए लिखा, ठीक है, मोल्स लिखे। अभी के लिए इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, अभी सिर्फ डब्ल्यू ए बाय एम ए देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मोल्स डायरेक्ट लिख दिए। अब जिसके निकालने, किसके निकालने हैं मुझे मोल्स? सी के। तो सी की स्टोइशियोमेट्री से ऊपर मल्टीप्लाई करो, मतलब डब्ल्यू ए बाय एम ए को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? सी से, क्योंकि सी के निकालना है, ठीक है, सी की स्टोइशियोमेट्री डिवाइड बाय जिसकी स्टोइशियोमेट्री से निकालना है, किससे? ए से। तो ए की स्टोइशियोमेट्री क्या है? स्मॉल ए, उससे डिवाइड कर दो। देखो ये भी वैल्यू, आपको मोल्स मिल गए। अब मोल से मास कैसे निकालते हैं? मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स ये रहे, मोलर मास ये रहा, ठीक है। देखो इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, what mass of CaO is formed by heating 50 ग्राम CaCO3 in air? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगी। CaCO3 सॉलिड को हीट किया, तो हमने पढ़ा ये CO सॉलिड और CO2 गैस बनती है, ठीक है। रिएक्शन देखो, सबसे पहले बैलेंस्ड है क्या? फॉर्चुनेटली ये रिएक्शन बैलेंस है, तो मुझे बैलेंस करने की अब जरूरत नहीं है। इसका मास कितना दिया है? 50 ग्राम। मैं मास डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, मुझे पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। CaCO3 का आप मोलर मास निकालिए, 100 आएगा। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है तो हो गया 48। तो ये सबको प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये इसके मोल्स आ गए। कितने हैं इसके मोल्स? 0.5। अब आपको क्या निकालना है? CaO का मास। तो देखो मैंने क्या बोला, सीधे यहाँ पे क्या लिखना है हमें? 0.5। अब जिसका निकालना है, कौन जिसका निकालना है? सीओ, कुछ नहीं है तो 1, उसकी स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय जिससे निकाला, किससे निकाला? CaCO3, उसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है? 1, उससे डिवाइड किया। तो ये क्या आ गए? सीओ के मोल्स। ये क्या आ गए? सीओ के मोल्स। अब मुझे मास निकालना है। मास कैसे निकालते हैं? मोल्स इनटू मास ऑफ CaO। सीए का मास होता है 40, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो टोटल कितना हुआ? 56। तो ये कितना आया? 28 ग्राम CaO प्रोड्यूस होगा। समझ में आया आपको ये? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मास वॉल्यूम एनालिसिस। मतलब मास दिया है और दूसरे वाले बंदे का इस दफा मास नहीं पूछा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अभी जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, एक का मास दिया था, दूसरे का भी मास ही पूछा, राइट। यहाँ पे एक का मास दिया है और दूसरे का क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ CO2 बताना है STP पे, और दिया रखा है CaCO3 का मास 200 ग्राम्स, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। CaCO3, सबसे पहले तो रिएक्शन ही लिखनी पड़ेगी। CaCO3 को हीट किया तो क्या मिला? CaO सॉलिड और CO2 गैस, ये भी सॉलिड होता है। इस दफा इसका मास कितना दे रखा है? 200 ग्राम्स। तो सबसे पहले मास को तो मैं डायरेक्ट यूज कर नहीं सकती, मास को तो हमेशा ही किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल्स में।
तो 200/100 मतलब 2 मोल्स। अब मोल्स से मैं इसके मोल्स निकाल सकती हूँ। कैसे? 2 इंटू जिसका निकालना है उसकी स्टोशियोमेट्री से मल्टीप्लाई, जिससे निकाला उसकी स्टोशियोमेट्री से डिवाइड। तो CO2 के मोल्स कितने आए? 2। अब मोल्स से वॉल्यूम बतानी है। 1 मोल की वॉल्यूम STP पे होती है 22.7। तो दो की कितनी हुई? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आया? 45.4 लीटर्स। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। ये हमने गेल ऊसाक्स लॉ में भी पढ़ा था और अभी भी ऊपर पढ़ के आए। हम वॉल्यूम को डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। कैसे? इसके ए वॉल्यूम इसके बी वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि इसका सी वॉल्यूम बने। मतलब अगर मुझे एक की वॉल्यूम की और दूसरे की वॉल्यूम निकालना है तो इस दफा मुझे मास और मोल में फंसने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा एलैबोरेट करो। इसको मैं क्वेश्चन से समझाती हूँ, ध्यान से देखो। What volume of H2 is produced by decomposition of 2.4 liter NH3? तो सबसे पहले मुझे NH3 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता होना चाहिए। NH3 जो है ये N2 गैस और H2 गैस में डिकम्पोज होती है। अभी इसको बैलेंस करूं, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोडक्ट के साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, रिएक्टेंट साइड भी 2 करूँ। अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए यहाँ पे? 2 3 6। वहां प्रोडक्ट साइड में 2 ही है तो यहाँ क्या करूंगी? 3 करूंगी। ठीक है। अब सुनो, क्या दे रखा है? इसके 2.4 लीटर दे रखे हैं, राइट। और पूछ क्या रहा है? H2 के कितने लीटर बनेंगे? ध्यान से देखो। तो 2.4 को डायरेक्ट लिख दिया। इस दफा मुझे मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे वॉल्यूम से क्वेश्चन हो जाते हैं। 2.4 जिसकी निकालनी उसकी स्टोशियोमेट्री क्या है? 3। जिससे निकाला उसकी स्टोशियोमेट्री क्या है? 2। तो आपस में से काटो 1.2 और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 3.6 लीटर्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया। प्लीज मुझे कमेंट कर करके बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो यार, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास 2 रिएक्टेंट्स होते हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट थोड़ा कम मौजूद होता है। जितना मौजूद होना चाहिए उससे कम मौजूद होता है। तो उसी रिएजेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसकी ट्रिक क्या है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की? तो इसकी ट्रिक होती है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो उसके दे रखे हैं डिवाइड बाय उसकी स्टोशियोमेट्री। तो जिसका ये मोल रेशियो कम आता है इसको मोल रेशियो कहते हैं। गिवन मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्री को मोल रेशियो कहते हैं। जिसका मोल रेशियो कम आता है उसी को हम LR घोषित कर देते हैं। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। अभी समझाती हूँ कैसे। तब तक आप जल्दी से इसे नोट करो पॉज करके। ध्यान से देखेंगे अब। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है, AA+BB गिव CC+DD। मैं फिर से दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पे ए और बी जो कैपिटल वाले हैं ये रिएक्टेंट्स हैं। कैपिटल सी और कैपिटल डी आपके प्रोडक्ट्स हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी स्टोशियोमेट्री है रिएक्टेंट्स की। स्मॉल सी स्मॉल डी स्टोशियोमेट्री है प्रोडक्ट्स की। ए के मोल्स दे रखे हैं आपको Na, बी के मोल्स दे रखे हैं Nb। तो मुझे इसका मोल रेशियो निकालना है। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे? इसके कितने मोल्स दे रखे हैं डिवाइड बाय इसकी स्टोशियोमेट्री। इसका मोल रेशियो कैसे निकालेंगे बी का? इसके मोल्स डिवाइड बाय बी की स्टोशियोमेट्री। मान लीजिए अब ये बी का मोल रेशियो ए के मोल रेशियो से ज्यादा आ जाए तो किसका मोल रेशियो कम है? ए का। मतलब ए लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब ए खत्म हो जाएगा और बी थोड़ा बच जाएगा। क्योंकि बी बच जाएगा तो बी को बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट क्योंकि वो बच गया, एक्स्ट्रा पड़ा था। मान लीजिए दोनों का मोल रेशियो सेम आता है तो फिर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। सारे रिएक्टेंट रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे रिएक्शन के एंड में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक ये रिएक्शन दे रखी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कैपिटल लेटर्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, स्मॉल लेटर्स स्टोशियोमेट्री है।
ए के मोल्स दे रखे हैं Na, बी के दे रखे हैं Nb, सी के दे रखे हैं Nc। क्या करना है मुझे? अब ए के लिए Na/a, ऐसी बी के लिए Nb/b, मोल रेशियो निकाल रहे हैं। सी के लिए Nc/c, स्टोइचियोमेट्री। अब जिसकी भी वैल्यू कम आएगी, जिसका भी मोल रेशियो कम आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन है, ठीक है। ए के मोल्स दे रखे हैं 5, बी के दे रखे हैं 6, सी के दे रखे हैं 6। अब सबका मोल रेशियो निकालो। देखो, इसके मोल्स 5, इसकी स्टोइचियोमेट्री 2। कितना आया मोल रेशियो? 2.5। ऐसी बी के केस में इसके मोल डिवाइड बाय उसकी स्टोइचियोमेट्री, वैल्यू कितनी आई? 6। सी के केस में उसके मोल्स डिवाइड बाय उसकी स्टोइचियोमेट्री, वैल्यू कितनी आई? 2। तो किसका मोल रेशियो सबसे कम है? सी का। तो सी क्या हो गया? LR। सी क्या हो गया? LR। अब इसको ध्यान से समझना। अगर सी LR है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन सी खत्म हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सी खत्म हो जाएगा। और सी डिसाइड करेगा कि कौन कितना बनेगा। सी डिसाइड करेगा कि कौन कितना बनेगा। तो सुनो, सबसे पहले सुनो ध्यान से। अभी इस वाले पोर्शन को फिर भूल जाओ। ये पोर्शन जो था, ये सिर्फ लिमिटेड रिएजेंट निकालने के लिए था, ठीक है। अब सुनो, इसके 6 मोल्स हैं। अब मुझे निकालना है डी कितना बना। तो 6 इंटू डी की स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 1। सी जिससे निकाला उसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 3। तो आंसर कितना आया कि डी कितना बना? 2 मोल्स। आया समझ? ऐसे ई के लिए कैसे करेंगे? देखो, 6 इंटू ई की स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 2। सी की स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 3। तो आंसर कितना आया? 4 मोल। देखो, 4 मोल। आया समझ? 6 मोल सी के साथ बी कितना यूज हुआ? बी कितना यूज हुआ? देखो, 6 इंटू बी की स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 1। डिवाइड बाय सी की स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 3। कितना यूज हुआ? 2 मोल। 2 मोल यूज हो गया, ध्यान से सुनो। 2 मोल यूज हो गया। बचा कितना? 6 दे रखा था, 2 यूज हो गया, बचा कितना? 4। आया समझ? मैंने क्या किया? यहाँ पे लिखा 6, बी की स्टोइचियोमेट्री 1 डिवाइड बाय सी, क्योंकि उसकी स्टोइचियोमेट्री से निकाला है। तो ये रहा, ये तो यूज हो गया। बचा कितना था? बचा कितना कैसे निकालेंगे? इनिशियली कितना लिया माइनस कितना यूज हुआ, उससे निकल गया 4। ए के लिए खुद ट्राई करेंगे, पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर देखना। चलो अब देखो, सी जो है उससे निकालेंगे कितना ए यूज हुआ। देखो, 6 इंटू ए की स्टोइचियोमेट्री 2 डिवाइड बाय सी से निकाला तो उसकी स्टोइचियोमेट्री 3। और ये यूज हो गया। कितना बचा निकालने के लिए? 5 दे रखा था। तो 5 - 6 इंटू 2/3, कितना बच गया? 1 मोल। आई होप आपको समझ में आया। आया? प्लीज थम्स अप करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, इस दफा वॉल्यूम में। मैं फिर बोल रही हूँ, जब हम मोल रेशियो निकालते हैं, तो हम मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री भी कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम बाय स्टोइचियोमेट्री भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें मोल्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाऊंगी कि मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के, ठीक है। ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे इसकी वॉल्यूम है, इसकी स्टोइचियोमेट्री कितना है? इसका मोल रेशियो 1। बी के केस में 3, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1, कितना मोल रेशियो आया? 3। किसका मोल रेशियो कम है? ए का। तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब वो खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ बी कितना यूज हुआ? देखो ध्यान से, बी कितना यूज हुआ ए के साथ? 2। बी की स्टोइचियोमेट्री 1 डिवाइड बाई ए की स्टोइचियोमेट्री 2। कितना है आंसर? 1 लीटर। 1 लीटर यूज हुआ, तो बचा कितना? बचा कितना? बताओ। 2 लीटर्स बच गया, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगी 2 - दिस, तो मुझे कितना मिला? 2 लीटर बच गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही सी के लिए निकालेंगे, ध्यान से देखें। इससे निकालेंगे, कैसे आएगा? 2 इंटू सी की स्टोइचियोमेट्री 3 डिवाइड बाई इसकी स्टोइचियोमेट्री जिससे निकाल रहे हैं उसकी 2 है, ए की 2 है। तो काटो इसको, कितना आया? 3 लीटर बना। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये क्या होता है? तो देखो, जैसे
मान लीजिए कि मैंने 500 नंबर का पेपर दिया, उसमें मेरे नंबर 400 आए। ठीक है, तो मेरी परसेंटेज कैसे निकालूंगी मैं? 400/500 इंटू 100 कितना आया? 90%। राइट। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है वो कितना है डिवाइड बाय टोटल जिसमें वो निकाला जा रहा है वो कितना है इनटू 100। मैम नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अमोनिया में मुझे नाइट्रोजन का मास परसेंट निकालना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मास कितना है वो लिखेंगे, एक मोल में नाइट्रोजन कितना है, डिवाइड बाय अमोनिया का एक मोल का मास कितना है इनटू 100। हम मतलब बेटा अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? 17। वो नीचे रखा। अमोनिया में नाइट्रोजन कितने हैं? एक, एक का मास कितना है? 14 इंटू 100। तो आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ गया 82.35%। आई होप इट इज क्लियर। चले आगे। ऐसे ही अगर मुझे हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालूंगी? हाइड्रोजन का जो मास है NH3 में, हाइड्रोजन का मास जो है वो लिखेंगे। कितना है? कितना है? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तीन का कितना हुआ? 3। नाइट्रोजन का मास टोटल 14, हाइड्रोजन का 3, तो टोटल मास कितना हो गया इसका? 17 इंटू 100। वैल्यू आ गई ये। ठीक है, इसको एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं। दूसरा दूसरा तरीका क्या है हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का? देखो मान लो अगर मेरे 90% मार्क्स आए तो कितने परसेंट नहीं आए? 10% नहीं आए। तो अगर 82.35% नाइट्रोजन है तो बचा हुआ परसेंटेज कौन है? हाइड्रोजन। तो कैसे निकालेंगे? 100 - 82.35, वो कितनी वैल्यू आएगी उसकी? 17.65। क्या बोला मैंने? 100 से माइनस कर दो नाइट्रोजन की परसेंटेज, तो वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन की परसेंटेज के बराबर। आई होप इट इज क्लियर। ये परसेंटेज जो हमने सीखी थी एक एलिमेंट की परसेंटेज है उसके कंपाउंड में। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन एक कंपाउंड की कैसे निकालते हैं? उसके एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं उसी कंपाउंड में, 100 पार्ट्स अगर उसके दिए हों। जैसे, ध्यान से सुनो, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मुझे मास निकालना है, अगर मास परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालूं? अभी अभी मैंने आपको वो सिखाया भी है। वो कितने हैं एलिमेंट्स के एटम्स, एक एटम का कितना मास है इनटू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। जैसे NH3 के केस में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कैसे निकाला, कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के इनटू एक एटम का मास इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 17। ये बस वही फॉर्मूला है। ठीक है, उसी को बस इस तरीके से फॉर्मूले में लिखते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, ये आपने एक एलिमेंट का मास निकाला उसके कंपाउंड में। अब कभी कभार क्या होता है कि हमें कोई मिनरल या ओर दे रखा है और उस ओर या मिनरल में हमें एक कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी होती है। वो हम कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं, एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे मुझे मान लो परसेंटेज ऑफ आयरन एंड FeO निकालना है Fe3O4 में। ठीक है, Fe3O4 में हमें Fe भी निकालना है और FeO भी निकालना है। Fe एक एलिमेंट है तो यहाँ पे एलिमेंट वाला चीज यूज करेंगे। FeO एक कंपाउंड है तो कंपाउंड वाली चीज यूज करेंगे। क्या है ये, उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला मास निकाला, मतलब फॉर्मूला मास का मतलब होता है, सुनो, जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है ना, मॉलिक्यूलर मास एनिक कंपाउंड के लिए होता है, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है। जब मैं मॉलिक्यूलर मास एनिक कंपाउंड के लिए निकालती हूँ तो उसी को फॉर्मूला मास कहते हैं। सो द ओनली डिफरेंस इज कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास निकलता है, एनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास निकलता है, बस बस तक जो तरीका होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला मास निकाला मैंने Fe3O4 का, ये आ गया, सेम तरीका है। एटॉमिक मास मुझे आयरन का पता है, फॉर्मूला मास मैंने FeO का निकाल के रख दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे अब Fe की परसेंटेज बतानी है, तो Fe की परसेंटेज Fe3O4 में कैसे बताएंगे? देखो फॉर्मूला क्या था, Fe कितने हैं? 3, एक का कितना है? 56 इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल मास Fe3O4 का कितना है? 232। तो उससे निकल गया।
एफईओ का कैसे निकालोगे? एफईओ का कैसे निकालोगे? तो उसका क्या है देखो, इस बार बात तो वही है ना यार, आयरन का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। तो ऐसे ही एफईओ का मास 72 डिवाइड बाय टोटल मास जो भी है आपका Fe3O4 का इनटू 100। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो Fe3O4 है, ये एक्चुअली FeO प्लस Fe2O3 होता है। ठीक है। आयरन जो है, जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो क्रिस क्रॉस करके FeO बनता है, और आयरन जब +3 में होता है तो क्रिस क्रॉस करके Fe2O3 बनता है। इसके 1 मोल FeO का और इसका 1 मोल Fe2O3 का प्लस करते हैं, तब जाके Fe3O4 बनता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब ये नोट है कि एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स अगर एक कंपाउंड में है तो उनका जो मास परसेंटेज होगा वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। मतलब H2O में हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज होगा वो कांस्टेंट रहता है। डजेंट मैटर आप पानी कितना ले रहे हो। ठीक है। और क्या है नोट? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज अ कांस्टेंट। वही सेम चीज कि एलिमेंट का जो मास परसेंटेज होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को और आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू बच्चों।